स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से पहले, ठीक है। डिस्कशन के लिए आपको सबसे पहले होमवर्क दिया था मैंने 12th वाला, तो 12th वाले के लिए कैसे आंसर्स आ रहे हैं वो देख लो। देखो सबसे पहले आप ही बता दो भाई, क्या आंसर आपने निकाले, किसी ने कुछ निकाला है कि नहीं। एक दिन में काम पूरा हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा लगता है मुझे काम किया ही नहीं होगा। 12th वाले का ऑर्डर आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, है कि नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए आप चेक कर सकते हैं, पहले वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, प्लस इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है ना। इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ये वाले पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये दोनों ऊपर है, और इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है। तो इसके अल्फा के अकॉर्डिंग अपन ने सोचा, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, दोनों में रेजोनेंस भी होगा, प्लस यहाँ पर ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वो भी 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ऑर्डर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर एक्चुअली, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, वेरी गुड। 13 वाले के लिए आंसर आ रहा है, थर्टीन वाले के लिए आंसर आ रहा है बी ए और फिर सी। अच्छा ठीक है, मतलब और क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले बी लगा दिया, सबसे पहले बी क्यों लगा दिया भाई, पहले तो देखो तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, प्लस इसमें अल्फा हाइड्रोजन और ज्यादा है, मतलब कि टोटल 5 या 7 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। मैं पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में काउंट करूं तो, पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में काउंट करूंगा तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मुझे दिख रहा है रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, ये भी देख लो, रेजोनेंस यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 5 बनेंगे यहाँ पे, तो इसकी स्टेबिलिटी अभी भी ज्यादा ही है। लेकिन ये जो कंपाउंड है दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। जो आपको कंपाउंड दिया गया है दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी काफी कम होती है, तो काफी कम होती है तो सबसे कम हो जाएगी। तो ऑर्डर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ए, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सी। सी का रीजन है क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है, और कोई रीजन नहीं दे रहा हूं मैं इसमें। ये नहीं है कि रेजोनेंस हो रहा है सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन एंटी एरोमेटिक है इसलिए कंपाउंड स्टेबल नहीं है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है उसका, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये बात तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 वाले में बताइए। सबसे पहला वाला कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, दूसरा वाला है वो एंटी एरोमेटिक है, और तीसरा वाला है वो नॉन एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप अपने आप ही लगा सकते हैं, ए इज सी इज ग्रेटर देन बी, ये हो जाएगा ऑर्डर। ना कि आप इसको बी को पहले लगा दें कि बी वाला ज्यादा हो जाएगा, रीजन बिंग की रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। रेजोनेंस मत देखिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ और भी चीज सेट करनी पड़ती है, ठीक है। आगे बताएं, आगे बताओ किस पे। 15 वाले का आंसर, सबसे पहले ए, फिर डी, फिर बी और सी, कह रहा है बी और सी। थर्टीन के सी में अल्फा हाइड्रोजन जीरो, भैया अल्फा हाइड्रोजन है ही कहाँ, कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगी, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा काम नहीं करेगी भैया। अल्फा तुम्हें पता है, अल्फा हाइड्रोजन तब ज्यादा सही रहती है जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ी हो भाई। बेटर तब होता है जब अल्फा कार्बन से sp3, जो टॉटोमेरिज्म में देखते थे ना, वैसे ही चेक करनी चाहिए, ठीक है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, 15 वाले का आंसर सोचिए। ठीक है, मैं 15 वाले का आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा इसमें, आएगा डी, और फिर आएगा ए, और फिर आएगा आपका बी, और फिर आएगा ए और डी में पहले आएगा तुम्हारा कौन सा बेटा, पहले आएगा तुम्हारा डी, ए नहीं आएगा। जो लोगों ने एडीबीसी लिखा है ना, वो डीएबीसी कर ले, दोनों लोग कर ले। बता देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज या रेजोनेंस में जा रहा है, वेरी गुड।
ये पॉजिटिव चार्ज भी है रेजोनेंस में जा रहा है। अब उसके बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने चाहिए थे, ना कि CH3 का प्लस इफेक्ट था। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने चाहिए थे। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही होगा, रेजोनेंस +1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ रेजोनेंस होगा +2 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस बराबर है दोनों में, तो अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से डोमिनेटिंग हो जाएगा काम। रेजोनेंस बराबर है तो अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में काम डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पर देख ही लो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हो रहे हैं, तो यहाँ 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस नहीं जा रहा है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्यों प्रखर, क्लियर है कि नहीं है? तुमने लगा दिया सिर्फ किससे, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, तुमने लगा दिया, मितुल ने भी वही लगा दिया, इंडक्टिव इफेक्ट से काम कर दिया, तो वो क्लियर वाला पार्ट नहीं। वेरी गुड ओम। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग किस पे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग किस पे ज्यादा होगी? ऑर्डर ऑफ पूछा है ना मैंने, ऑर्डर पूछा है, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? देखो भाई, बेंजीन पर मैं फिर से बताने चाह रहा हूं, बेंजीन पर ये ग्रुप लगाएगा +H इफेक्ट, बेंजीन पर ये ग्रुप भी लगाएगा +H इफेक्ट, बेंजीन पर ये कार्बन लगाएगा +H, बेंजीन पे ये कार्बन लगाएगा +H, और बेंजीन पे ये कार्बन लगाना चाहता है +H इफेक्ट। +H इफेक्ट की वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी यार, ये पाई बॉन्ड होंगे, ये CH2 यहाँ से H तोड़ो, नेगेटिव बनाओ और ये इसमें रेजोनेंस कराओ, तो बताना किसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे? ये वाले में ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। देख लो डबल बॉन्ड इस तरीके से होंगे, कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पाई बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में करने को तैयार हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हो, तो A सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर B और फिर C और फिर ये D। ये आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। सब लोग समझ लो भैया ढंग से, कुछ भी ऐसा है नहीं है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है यहाँ पे। समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है इसमें ऐसा कि नहीं समझ में आने वाला, ऑर्डर बिल्कुल सही सही आया है, तरीके से समझना है कि कैसे उसको लगाया है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है कार्बोकैटाइन का। देखो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, रिलेटेड कहाँ से हैं ये भी आपको समझना है। कैसे? ऊपर वाले में आपको पता चला कि CH3 का +H इफेक्ट लगता है, अरे यार ये तो मैंने बताया भी है ना, CH3 है, चाहे आप चाहे अगर किसी को दिक्कत है तो वो बना सकता है स्ट्रक्चर यार। CH3 पहले ही बता चुका हूँ, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा कॉन्जुगेशन में है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये सिग्मा टूटेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पर कॉन्जुगेशन करके आएगा, बेंजीन पर पूरे पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं, हाँ या ना? मैं बना देता हूँ, लिख देता हूँ बल्कि, और बेंजीन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आएगा ये भी देखो, बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पर, यहीं पर आएगा ना, ऑर्थो और पैरा पर ही तो आएगा ये भी। अरे बोलो यार, यस और नो, ऑर्थो और पैरा पर ही आएगा। आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से और बना सकता हूँ यार। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, CH2 से H तोड़ दोगे, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, है कि नहीं? बोलो, ऑर्थो और पैरा पर ही आएगा। हाँ, तो अब मुझे आप सोच के बताओ, जो CH3 का +H इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ लग रहा है, CH3 का +H इफेक्ट बेंजीन पे कहाँ कहाँ लग रहा है?
CH3 का प्लस H इफेक्ट बेंजीन की किस किस पोजीशन पर लग रहा है, ऑपरेट किस किस पोजीशन पर होगा, सोच के बताओ। हर्षित माइक ऑन करके बताना टिल मेटा का मतलब क्या है, थोड़ा बताओ यार, मतलब सबको पता तो चलना चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए क्या मतलब है इसका। अरे माइक ऑन कर सकते हो ना तुम, तुम माइक ऑन करो और बोलो। अरे यार तो हेडफोन वगैरह लेके बैठा करो कम से कम। तुम्हें कहाँ से दिख रहा है ये टिल मेटा तक जाएगा बताना। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं किसकी वजह से आया है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आता है। कहाँ कहाँ पे जा रहा है ये, ऑर्थो और पैरा पे नहीं जा रहा है। अरे जैसा मीजोमेरिक इफेक्ट था वैसे ही तो काम कर रहा है यार। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, एक तरीके से रेजोनेंस ही तो है, एक तरीके का रेजोनेंस ही तो है। अब वो सिग्मा बॉन्ड से हुआ तो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे तो जा रहा है, यानी कि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहाँ पे काम करेगा, ऑर्थो पे काम करेगा प्लस H, और यहाँ पर काम करेगा जैसे मीजोमेरिक लगता था वैसे ही लगेगा यार। मैं क्यों एनालाइज करने की बता रहा हूँ, सामने लिखा तो है, सामने दिख रहा है हमें कि नहीं ऑर्थो और पैरा पे जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है ना अब तो। ठीक है, तो इस ऊपर वाले पॉइंट से हमें ये चीज तो क्लियर हो गई पहले, ये ऑर्थो और पैरा पे ही लगेगा, इससे ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैलकुलेट होगा पता है। अब इसमें निकालो क्या ऑर्डर निकाला है आपने। ध्यान रखें CH3 के कौन से इफेक्ट लगेंगे वो आपको रखने हैं, ऑर्थो और पैरा पे कौन से लगेंगे ये आपको करने हैं। गलत है प्रखर, गलत है आंसर अभी, ऑर्डर ये भी गलत है। 17 प्रथम तुम्हारा भी गलत है। हाँ वंश, तुम्हारा आंसर सही है। इसका आंसर सही आ गया भाई, अब तो बता सकता हूँ शायद। नहीं अनुकूल आंसर गलत है प्रखर, अब सही है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर है तो इसका प्लस H इफेक्ट लगेगा। और कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस I इफेक्ट भी लगेगा। जिन लोगों ने सिर्फ प्लस I लगा के छोड़ दिया वो गलत है। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ प्लस I, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है, ये पैरा पर आ गया, फिर से प्लस H और फिर से प्लस I, डोमिनेटिंग कौन सा होगा, प्लस H, डोमिनेटिंग कौन सा होगा, प्लस H होगा कि नहीं, डोमिनेटिंग कौन सा होगा, प्लस H इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस वाले इफेक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो प्लस H देखो दोनों में कहाँ पे A और C में बराबर होगा, बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करते नहीं है। अरे सही है ना, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करते नहीं है, बराबर होगा। तो किससे चेक किया जाएगा, प्लस आई से चेक किया जाएगा। तो प्लस आई यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों पास में है, प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, तो किसका ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सी, फिर कौन सा हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन डी, ये आंसर आ जाएगा। लो, किसी को इस आंसर में दिक्कत है तो बताइए, इस आंसर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। ढंग से आराम से बैठ के एनालाइज सोचिए बस, और कुछ नहीं है, और नॉर्मल सी चीज है। पॉजिटिव चार्ज है, प्लस वाले ग्रुप पॉजिटिव को स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं भाई। वो कहेगा आओ भाई दे दो हमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है ना। क्लियर है ना भाई, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अरे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो, अभी भी कुछ पूछ रहा हूं मैं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है।
बाहर में जाने दो, आ रहा हो तुम्हें डाउट, तुम समझोगे तो है नहीं। चलो मेटा पैरा वाले के लिए भी देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज लगाया है, नेगेटिव चार्ज लगाया है, तो भाई मेरे दिमाग में सबसे पहले तो देखो, मैं ये बात सुनना, मैं जो कह रहा हूँ चाह रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात सही है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। देख लो, मैंने कोई भी ऐसा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बताया है जिसमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को यूज किया हो। पहली बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन क्या इस CH3 का इस बेंजीन पे इफेक्ट लगेगा कि नहीं अपना प्लस H? ये तो लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी ना रोक पाओगे। ये बोलो, ये बात तो सही है ना, इस CH3 का इस बेंजीन पे प्लस H इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो ऑब्वियस अब ये भी अलग है कि भैया ये अगर इस पे प्लस H इफेक्ट लगा रहा है तो इस पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली इफेक्ट कहीं ना कहीं लग जाएगा, इस पे अपने आप ही इफेक्ट लग जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? सॉरी, बताओ जल्दी, ये बात समझ में आई? खुद सोच लो, CH2 पर नेगेटिव आएगा, जैसे तुमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चालू किया और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा फिर से, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पास में, नेगेटिव नेगेटिव पास में होगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम। यानी कि इस CH3 का प्लस H इफेक्ट लग तो रहा है इस पे, यानी कि इस पे भी लग रहा है प्लस H, काम तो कर ही रहा है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए प्लस H काम नहीं करता। नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते आप, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते हाइपर कॉन्जुगेशन से, प्लस H इफेक्ट से। लेकिन CH3 कहीं ना कहीं बेंजीन पे तो प्लस H लगा सकता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बेंजीन के टाइम पे लग जाएगा, मतलब बेंजीन पे लगा है तो इस पे लगा सकता हूँ। अगर नीचे देखो, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दे रखा है, इस पे नहीं लगा सकता मैं प्लस H, कहोगे तुम प्लस H लगा दो सर यहाँ पे, इस पे प्लस H नहीं लग पाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? इसमें प्लस H नहीं लग पाएगा, ऊपर वाले में तो लग रहा है क्योंकि वो बेंजीन के ओवर थ्रू जा रहा है। अब समझ जाओ, चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस H है, प्लस आई है, जो कि डोमिनेटिंग भी है। यहाँ पे सिर्फ प्लस आई होगा, यहाँ पे फिर से प्लस H है और प्लस आई है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। तो यानी कि सबसे पहले आ गया डी। ऑर्डर किसने बताया था मुझे? DBCA लिख के बताया प्रकट ने। तो सबसे पहले आ गया डी, फिर हो जाएगा बी, वेरी गुड, फिर हो जाएगा सी और फिर हो जाएगा ए। किसी को दिक्कत है इसमें तो ये भी बताओ। हाँ मैं तो अपन सर बोलो बोलो चारू, क्या कह रहे हो? सर CH3 बेंजीन पे प्लस H लगाएगा। CH3 बेंजीन पे प्लस H लगाएगा, हाँ बेटा प्लस H लगाएगा। सर और जो माइनस साइन, माइनस जो आएगा CH3 पे, माइनस आएगा CH3 पे कैसे? कौन से CH3 पे? इसी CH3 पे माइनस कह रहे हो? सर इसका माइनस आई। बेटा इसका माइनस आई कहाँ लगता है, CH3 का प्लस आई लगता है ना। ओके सर। बताओ बताओ क्या दिक्कत हुई? अरे मैंने इसका प्लस H भी लगाया है प्लस आई भी लगाया है, क्या दिक्कत है? माइनस आई कहाँ लगता है, प्लस आई लगता है CH3 का, तो क्या कंफ्यूज हो गई? देखो नहीं कोई सर हो कंफ्यूजन है गया। पूछ लो। हाँ देखो मैं एक और बात बताऊं, तुम आपने ये दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर इसका इफेक्ट क्यों नहीं देख रहे भैया, जिस पे स्टेबिलिटी चेक की जा रही है उसका इफेक्ट क्या, मतलब मैं अपने ऊपर इफेक्ट लगाऊंगा क्या है? ये तो सेल्फ मोटिवेशन है, कहा था ना परमानेंट इफेक्ट। इफेक्ट तब लगाते हैं जब कोई ग्रुप होता है, तो घर वाले लगा सकते हैं, मम्मी पापा लगा सकते हैं, पढ़ने की बोल सकते। अब मुझे ही पढ़ने की, मैं ही बोलूं अपने को हाँ भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़, तो ये कौन सा इफेक्ट है? तो सेल्फ मोटिवेशन है ना, खुद करूंगा तो आएगा, नहीं है तो ठीक है। अपने आप से स्टेबिलिटी थोड़ी ना बढ़ा सकता है वो, अपने आप से हाँ भाई हम अपने आप से स्टेबिलिटी बढ़ा लें, ये क्या मतलब है कि नहीं? तो खुद के ऊपर तो इफेक्ट लग नहीं सकता, तो दूसरा ग्रुप लगाएगा वो इफेक्ट लगा सकता है, तो ये CH3 इफेक्ट लगा रहा है। तो ये पता चल गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं, पहले ये बताइए ऑर्डर क्लियर हो गया है कि नहीं? ये ऑर्डर ये आएगा, ये ऑर्डर क्लियर है सबको? ठीक है। देखो जिसकी चैट का ऑप्शन इतना धीमे धीमे चल रहा है ना, उसका मैसेज मेरे पास आ पा रहा है, बाकी लोग तो बस लगे हुए हैं। आप बता तो सकते हो, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो यार, मैं ऐसा नहीं कहा कि लिखो, माइक ऑन करो बोल दो, करो हाँ सर आ गया, ये चीज सही है।
अब बात करते हैं 19 वाले की। हाँ भाई, इसके लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है इसका? सबसे पहले सी, फिर ए और देन बी, यही आएगा बिल्कुल। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको ऑर्डर दिख रहा है साफ साफ कि सबसे पहले सी आ रहा है कहीं ना कहीं, फिर आ रहा है आपका ए, और फिर आ रहा है लास्ट आपका। ये है आपका आंसर। क्लियर है? 20 वाले का इसी तरीके से क्या आंसर आप निकालने वाले हैं? ट्वेंटी वाले का आप क्या आंसर निकालने वाले हैं भाई? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घटती है। मतलब कहाँ से आ रहा है आंसर एबीसी यार? ध्रुव माइक ऑन करके बताओ तुमने बी ए सी आंसर कैसे आया? ये वंश तुम भी बता देना। अभी किसी का भी आंसर सही नहीं लग रहा है मुझे। प्रखर का आंसर सही लग रहा है बस। ध्रुव बताओगे सी ए बी कहाँ से आया? लगा हुआ है लिखने में, मैं बोल रहा हूँ भैया कि नहीं कुछ सीधा ही बोल दे। अरे भैया कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो यार, मतलब आ ही नहीं पा रहे हो। मतलब नॉइस ज्यादा है, कहीं शांति वाली जगह पे नहीं बैठ सकते हो? बाथरूम में चले जाओ, बाथरूम में भी नॉइस आती है क्या? मैं कौन सा वीडियो ऑन करके पूछवा रहा हूँ तुमसे यार। चलो ठीक है, वैसे ही बता दो तुम्हारा और आंसर कैसे आए बी ए सी, किस तरीके से तुमने किया? कुछ तो लॉजिक लगाया होगा इसमें। और आ गया। हाँ रिवर्स होता है कार्बोनेट पे गधे। इसके लिए ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? सिर्फ प्लस आई। इसके लिए ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। और ये तीनों कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ होगा? यहाँ पर, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। फिर उसके बाद इसका ज्यादा होगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये आंसर आएगा इसका। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग सकता, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग सकता, क्योंकि एट इफेक्ट काम नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज के लिए। नॉट वर्क फॉर कार्बोनाइट। अब यही आप गलती करेंगे कि ये आपने यहाँ नहीं लगाया सर, यहाँ लगा दिया क्यों? ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बेंजीन पे लगाया था, बेंजीन के थ्रू होते हुए वो CH2 नेगेटिव पे लग रहा था। मैंने डायरेक्टली CH2 नेगेटिव पे नहीं लगाया था। CH2 नेगेटिव पे डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्ट होता तो लगता भी नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट होता CH2 पर तो लगता भी नहीं। तो बस सिर्फ बेंजीन की वजह से लग रहा था कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो उसको रिपेल करे। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए इसमें? फिर आगे चलें। ये रिवर्स होता है ना, ये रिवर्स वाला काम तो भूल जाओ भाई। रिवर्स होता है, रिवर्स यहाँ कुछ भी नहीं होता है ऐसे। आगे देखते हैं। मैंने ये सारा चीज बता दी थी। नेक्स्ट ब्रेड फुल में पूछ रहा है वो फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल पॉसिबल है क्योंकि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बता इसमें क्या दिक्कत है प्रथम? फिफ्थ एग्जांपल पॉसिबल है जस्ट बिकॉज कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मैंने बोला था कि ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मैंने कार्बोकेटाइन लगाया, उससे क्या मतलब है? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 है। लोड कहाँ आ रहा है तुम्हें? ऊपर तो sp2, कहाँ ऊपर sp2 भाई? कहाँ ऊपर sp2 है? इस वाले कार्बन का कह रहे हो क्या इसका sp2 है? तो दिमाग खराब है क्या? भांग वांग का नशा नहीं उतर रहा है तुम्हारा अभी तक? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा नहीं क्या अपने आप?
हाइड्रोजन को भी दिखाने की जरूरत पड़ रही है क्या मेरे को? होती है यार, गजब की बातें कर रहे हो यार। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट नहीं खेले जा रहे हैं, कैसे उम्मीद करें भैया कि हम तुम्हें नहीं बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ा दें। देखिए भाई, ये आपका, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के हिसाब से एक्सेप्शंस बता दिए थे और सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए थे अपन ने, ठीक है। अभी एक लास्ट पॉइंट है या फिर अपन हेडिंग बोल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस की थ्योरी में ही एक और पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा रेजोनेंस। फ्रेम में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा रेजोनेंस। या इसको बोलते हैं बेटा डांसिंग रेजोनेंस। ये पढ़ा है या सुना है? किसी ने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, कुछ तो किया होगा। कुछ तो ऐसे ही होंगे जो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं है, सुना है ना? बहुत अच्छी बात है, सुना है कम से कम। हाँ मुझे पता है, तो मैंने नहीं सुना होगा। 11th वाले बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, मतलब जिनने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होगा ना, उसको कुछ भी नहीं सुनाया होगा। देखो ये एक डिफरेंट तरीके का रेजोनेंस है। डिफरेंट तरीके का रेजोनेंस कैसे है वो बताता हूँ। अकेला एक स्ट्रक्चर है जो कि काम करता है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ही याद रखना रहती है। स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये एग्जांपल है। अब देखना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, आप कुछ भी नोट मत करिएगा, पहले आप सुनते चलिएगा, उसके बाद कुछ नोट करिएगा, बाद में ही कुछ लिखना जो भी समझ रहा है, पहले सिर्फ सुनते चलना। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन कैसा बनता है बेटा? साइक्लिक रिंग, इस पे क्या लगा दूं? मिथाइल, और कार्बोकेटाइन बना दीजिए यहाँ पर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन आपका, ठीक है। ये जो दे रखा है दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसमें रेजोनेंस हो, देखो अभी तक हमने कैसे कैसे रेजोनेंस देख ली है वो सोचो। हमने चेक किया है पॉजिटिव चार्ज किस किस से रेजोनेंस कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड से भी रेजोनेंस कर सकता है अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम केस यहाँ पर है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड सिग्मा ऑल्टरनेट करके, तो अब ये बॉन्ड बचा है कौन सा? ये कौन सा है? सिग्मा ही है। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो आपने बॉन्ड यूज किया था सिग्मा, वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, ये है कि नहीं? याद है? तुमने यही वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड यूज कर लिया था, अल्फा वाला। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को। अब देखो ये कैसे यूज हो रहा है, पहले तो ये समझते हैं कैसे इसको हमने यूज किया। एक बात बताइए, ये जो बॉन्ड बना होगा, ये जो बॉन्ड बना होगा कुछ इस तरीके से बना होगा। बॉन्ड बना लेते हैं। नहीं 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 नहीं, दूसरे पे बनाएंगे, स्ट्रक्चर दूसरे पे बनाते हैं इसको। बिगाड़ना हम दूसरे पे बिगाड़ेंगे, जो बिगाड़ना है इसको दूसरे पे बिगाड़ लेते हैं। हाँ भाई, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स पता है सबके? नहीं पता हो तो निकाल के रखिएगा, दिमाग में रखिए। जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक इस पे, इसकी ऑर्बिटल ऐसे। सेम केस इस तरफ से भी बनेगा। हाँ भाई, यही बनेगा कि नहीं, पहले तो मुझे ये समझाइए, जल्दी से समझाइए। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोटी, एक तरफ से छोटी हो जाती है, इसलिए मैंने इस बेचारी की थोड़ी सी यहाँ पे मुंडी मरोड़ दी, और एक तरफ से बड़ी हो जाती है, इस तरफ में बड़ी हो जाती है। ये बॉन्ड बन रहा है तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाइए, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल भी मैं दिखा सकता हूँ, ये रही इसकी वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब मेरे को समझाइएगा, सोचिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है पहले तो। अब ये बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन एक्चुअल में है कितना?
एक्चुअल बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब देखो क्या हुआ है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है कि नहीं, ये बॉन्ड बनाने में बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है कि नहीं, ये बताइए। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, एक बात बताओ, बॉन्ड एंगल डिक्रीज तो उस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे इंक्रीज होंगे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे। बॉन्ड एंगल डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, वेरी गुड। तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर क्या होंगे उस बॉन्ड में, डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर उस केस में इंक्रीज होंगे। अब मेरा एक पॉइंट समझिएगा, भैया बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा कम हो गया है कि परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, परसेंटेज पी का कितना हो सकता है मैक्सिमम, 100 हो जाए। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ 100% हो जाए यार, 75% तो पहले से ही है, sp3 में 75% तो वैसे ही होता है। और बॉन्ड एंगल तुमने और कम 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 करके पी ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल और मतलब पी के लिए परसेंटेज क्या किया है, बढ़ा दिया है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज बहुत बढ़ जाए, 90% हो जाए। अरे 90% हो जाए, ये हो सकता है कि नहीं, आप सोच के बताओ। बॉन्ड एंगल 109 है, एक्चुअल में 60 पे है, पी का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब तो मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है पी का ऑर्बिट, पी का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। लेट अस अज्यूम, देखिए लेट अस अज्यूम, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि 100% पी कैरेक्टर है, 100% पी कैरेक्टर है। तो बताइए अगर एक बात सुनना, 100% पी कैरेक्टर होता है क्या, वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है फिर, नहीं कौन सी होगी, प्योर पी ऑर्बिटल होगी एक तरीके से, प्योर पी ऑर्बिटल होगी। सोचो सोचो उस पर, अगर 100% पी ऑर्बिट मतलब पी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब वो प्योर पी ऑर्बिटल है, और प्योर पी ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं, ये भी सोचो। प्योर पी ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं, हाइब्रिडाइज से बनता है सिग्मा, प्योर से बनता है पी। तो देखो बस ये इसमें बस इतना लॉजिक, देखो मैंने सिर्फ बोला है, आपको सोचो, लेकिन कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ पॉइंट बोलने का है। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम इसको एग्जैक्टली पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करा सकते हैं। कैन ट्रीटेड दिस बॉन्ड एज अ पाई बॉन्ड because it will be formed by the pure p orbital, ऐसे बोल सकता हूँ, प्योर p orbital से ही मिलके बना हुआ है मेरे हिसाब से। तो क्यों, क्योंकि आपने बॉन्डिंग इतना टेढ़ा कर दिया है कि बेचारे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो वो सिग्मा नहीं है, वो एक तरीके से तो पाई बॉन्ड है। सिग्मा तो हुआ करता था कभी जिंदगी में, वो एक तरीके से तो पाई बॉन्ड है हमारे पास, क्योंकि उसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा है कि नहीं, समझ में आई बात, सोच लो समझ में आई कि नहीं ये बात। पी ऑर्बिटल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज अ पाई बॉन्ड। जो लिखना है आप लिखिए, मैं कुछ नहीं लिख सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद पाई, क्या लग रहा है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का टाइप बन रहा है कि नहीं, बोलो। सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद पाई बन रहा है कि नहीं, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है कि लोगों को, सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद पाई, सिग्मा कॉन्जुगेटेड कहो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विद पाई, होगा कि नहीं। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट होगा ना, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, मतलब ये वाला बॉन्ड भी हो सकता है और ये वाला बॉन्ड भी करा सकते हो, दोनों मत करा देना, दोनों मत करा देना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम एक ही लगाओ। मैं दोनों के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जबकि पहला वाला होगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये सिग्मा और ये बॉन्ड टूट गया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये वाला, तो अगर ये वाला बनाओगे तो ए बन जाएगा, ये वाला बनाओगे तो बी बन जाएगा, तो ये रहा बी। पता है, मैं तो एक ही में स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, तुमको अलग अलग कर लेनी चाहिए, या तुम एक स्ट्रक्चर में बनाओ, तो ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट ये है। ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे आपको, क्लियर है। अगर इसका हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बनता है,
यहाँ पे ये कार्बन, बीच वाला कार्बन और हाइड्रोजन, कहीं भी बॉन्ड प्योर नहीं है, कहीं भी बॉन्ड प्योर फॉर्म में नहीं दिखेंगे। देखो ये किधर है, CH2, तो इस तरफ से ये बॉन्ड बनेगा, इधर भी है ये, और ये CH2। मैंने दो प्योर लाइन दिखा दी है, वरना वो भी दिखाने की जरूरत नहीं, सब डॉटेड लाइन से दिख सकता है। दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ आएगा, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ लगा दो, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ लगा दो, और यहाँ भी लगा दो। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ बीच वाले पे नहीं आएगा, बीच वाले पे नहीं आएगा, बीच वाले पे स्ट्रक्चर में आया ही नहीं है, आएगा अभी। अब आप ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो आगे बढ़े, नहीं तो आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप ड्रॉ कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर। हाँ संभव, बोलो। सर इसको एंगल स्ट्रेन भी कह सकते हैं हम एक तरीके से। बेटा एंगल स्ट्रेन तो था ही उसमें, तुम ये देखो, उस एंगल स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए उसने क्या किया, उसने रिंग तोड़ी है पूरी प्रॉपर, एंगल स्ट्रेन तो कम हुआ है। ओके सर। और सोचो, अगर एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा कम हुआ है कि रिंग ओपन हो रही है, इसका मतलब क्या, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज की होगी, बहुत ज्यादा रिलीज की होगी, है कि नहीं? यस सर। बहुत ज्यादा रिलीज की होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। बढ़ गई होगी। हाँ स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी, इससे एनर्जी इतनी रिलीज करती है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी। सही है? यस सर। चलो देखो आप, नोट कर लिया सब लोगों ने कि नोट कर रहे हैं अभी? हाइब्रिड कैसे बनाया है हमने एक्सप्लेन करते हैं। ओके देखिए, ये बॉन्ड, इसके बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इसके साथ डबल पे लग रहा है, तो मतलब कि ये बॉन्ड इसके साथ ऐसे ही लगा हुआ है, मतलब ऐसे दिखाते हुए, ऑब्वियस सी बात है ना, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आया डबल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड इधर भी तो था ऐसे, तो यही मैंने बॉन्ड इस तरीके से बनाया ना, वो इस तरीके से दिखता है। चलिए ये है, ठीक है। ये बॉन्ड सेम केस, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया है, तो मैं ये देखना चाहिए था, यहाँ बॉन्ड है और फिर ये वहाँ पे बॉन्ड था, तो यही चीज मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दी, क्योंकि ये इस तरीके से दिखेगा, ये वाला बॉन्ड इधर था और ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ था, मतलब ये डॉटेड लाइन इस तरीके से शो कर रहा है, बॉन्ड इस पे भी था, इस पे भी हो गया। क्लियर है? आगे थोड़ा देखो, अभी तो इसको थोड़ा याद भी रख लो, क्योंकि आगे तुम्हें और भी पता चलेगा कि 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हैं, 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड में रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हैं। हाँ मुझे पता है कि पूरा क्लियर नहीं होगा, पूरा इसलिए क्लियर नहीं होगा क्योंकि तुम ये चाहते हो कि सर आपने ये वाला बॉन्ड क्यों दिखाया है। फिर भैया इन दोनों के बीच देखो, जहां जहां पे बॉन्ड बन रहे हैं ना, वो देखो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, इसका बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना, यही कन्वर्ट होके ऊपर गया है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये कन्वर्ट होके इधर से इधर आ गया है। एक तरीके से ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है भाई, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, इसमें भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में रेजोनेंस है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रेजोनेंस है। ये पॉजिटिव चार्ज आया किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो आया ना, ये बॉन्ड का रीजन इसकी वजह से भी है। कोई बात नहीं है, आपको स्ट्रक्चर अभी ध्यान रखिए, याद ही रखिए, मैं तो ये कहूंगा याद ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझ में, रेजोनेंस हाइब्रिड को भी समझने की जरूरत है नहीं, सिर्फ लिख लो ये हाइब्रिड है। मैं ये और बता दूं, इसमें ये भी आपको डॉटेड से दिखा सकता था, ये भी डॉटेड लाइन से दिखा सकता था, सारे बॉन्ड डॉटेड लाइन से दिखा सकता था, वो सारे बॉन्ड डॉटेड लाइन से दिखा सकता था, वो भी स्ट्रक्चर सही है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो भी स्ट्रक्चर आपका सही ही होगा। अगर आपको सारे बॉन्ड डॉटेड लाइन से दिखते हुए मिले तो वो स्ट्रक्चर भी आपका सही मानिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लिया ही आपने भाई? नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। यस सर। डन है, पूरा नोट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे को नोट करने के बाद सबसे पहले एक ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन थोड़ा सा और चेक करते हैं। बहुत कुछ है याद करने के लिए भी है, इसलिए बोल रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो पहला क्या हो रहा है, पहला वाले के लिए सबसे ज्यादा मतलब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होता है ना, वो ये है। समझ रहे हो, ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो कुछ भी है। ये कार्बोकेटाइन का भगवान है, उत्पत्ति यहाँ से हुई है। ये 3 साइक्लोप्रोपाइल लगे हुए हैं, इस पर कार्बोकेटाइन है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इसके पैरेलल में भी एक है, मतलब ज्यादा इसी को मान लेते हैं, पैरेलल में भी है, मतलब ज्यादा या बराबर भी मान सकते हो। किसको? अपने ट्रोपोलियम भाई को। वो भी भाई कम नहीं है अपने, ये ट्रोपोलियम भाई। ये देखे हैं कि नहीं? ये 2-3 बार देख लिया हमने। हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए, हमने कुछ और भी चेक किया, वैसे भी चेक किया, पता नहीं क्या क्या चेक किया, तो ये हमें याद है। तो ये ट्रोपोलियम भाई को भी देख लो। ट्रोपोलियम आइन ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इनके पास 7 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये आप बना चुके हैं। इनके पास 7 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी पावर ही अलग निकलती है। मतलब मैंने बताया था इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल देन अनइक्वल वन। देख रहे हो पावर कहाँ, पावर कहाँ से कहाँ लग रही है, धमाका हो रहा है। दोनों में पॉइंट याद रखना है, दोनों में से देखो, किसी बुक में आपको ट्रोपोलियम आइन ज्यादा दे रखा होगा, इररेस्पेक्टिव कि आपका वो वो 3 साइक्लिक रिंग वाले से। किसी बुक में आपको 3 साइक्लिक रिंग वाला ज्यादा दे रखा होगा ट्रोपोलियम। ये सही है, 3 साइक्लिक वाला ज्यादा मानना है आप ट्रोपोलियम से, ज्यादा मानिएगा, या फिर बराबर माने तो बराबर मान लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम के टाइप में मिल सकते हैं। इसके बाद फिर तो जैसे ऑर्डर चलते, देखो थोड़े से एग्जांपल इसलिए लिखवाने पड़ते हैं कि आपको थोड़ा कंपैरिजन होता है। फिर जो सिंपल है वो है, जब 2 लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा पीछे ही हो जाएंगे, 1 लगाओगे तो और पीछे हो जाएंगे। और ये ज्यादा होते हैं फिनाइल वाले से भी, फिनाइल वाले से भी, मतलब PHCH2 से ज्यादा ही है। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब ही यही है कि वो तो एकदम नचा के छोड़ेगा। डांसिंग रेजोनेंस, ये फायदा है डांसिंग रेजोनेंस, सही है, ठीक है ना। डांसिंग रेजोनेंस का फायदा यही है। दूसरा एक और ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। देखिए ट्रोपोलियम आइन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये 3 फिनाइल रिंग लगा दोगे ना तब भी ज्यादा ही होगा। 3 फिनाइल, ये पीएच ना फिनाइल है, पता नहीं पीएच स्केल पे पीएच कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, ये फिनाइल रिंग है। 2 लगा दोगे तब भी, तो फिर तो ज्यादा ही होगा, तो हमेशा ही ज्यादा होगा। ऐसे इस तरीके से बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स को कंपेयर करना। मेरा पॉइंट ये है कि इन दोनों को ध्यान रखना है और इन दोनों को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सही है भाई, समझ में आ गया ये सब कुछ? मैं आपको बता दूं, आपके तीनों इफेक्ट, 3 इफेक्ट जो मेजोरिटी ऑफ इफेक्ट होते हैं ना, वो कंप्लीट हो गए। मैं आपको ये बता दूं, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ इससे। अब उन तीनों इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं जो काम करेंगे। जो मोटिव है ना वो एप्लीकेशन समझने का है। अभी कहोगे कि यार कितना पढ़ा दिया और अभी तक एप्लीकेशन नहीं हो पाया, अभी तक पढ़ क्या रहे थे, है कि नहीं? देखो अभी तक हमने चेक किया तीनों इफेक्ट के बारे में, कि अपना इंडक्टिव, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ पे इसको लगा सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब अपन आप चेक करने वाले हैं। इसका कि सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, चेक करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, वही स्टार्ट करना है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ मैं, ध्यान रखो, मैंने आइसोमेरिज्म जिस हिसाब से पढ़ाया ना उस हिसाब से बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ, तभी बता रहा हूँ।
पहला पॉइंट कुछ नहीं है यार, पहला पॉइंट में बस ये था कि इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये ज्यादा होता है, बस कुछ नहीं। कनेक्शन लॉस्ट, बाहर में जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, तो मैं पहला पॉइंट नहीं बता पाऊंगा अभी। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं यार, इतनी जगह छोड़ देते हैं, कुछ काम पड़ता है तो एक पेज तो आधा छोड़ना चाहिए ना। नए पेज से स्टार्ट करूँ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, देखो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मैं एसिड पढ़ाऊंगा, फिर मैं बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा, कैसे कंपेयर करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले तो आप ही मुझे एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा कि एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं आपके हिसाब से, कितने टाइप के एसिड होते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकता हूँ, थ्योरी तो कैसे भी यूज कर सकते हो ना। कितने टाइप के एसिड्स होते हैं? 3। कौन से भैया, नाम बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? तीन टाइप में सबसे पहला होता है, अच्छा वाह, एक हो रहा है वीक और एक हो रहा है स्ट्रॉन्ग। शाबाश लड़की। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की मैंने स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं पूछा है, मैंने थ्योरी के बेसिस पे पूछा है कि एसिड को कितना डिफाइन, कैसे डिफाइन, थ्योरी के बेसिस पे एसिड को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पे नहीं। वाह, एक बोल रहा है एसिटिक और सल्फ्यूरिक। वाह मेरे शेर। एक मेरे को ना एक थोड़ा माइक ऑन करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसमें गालियां दूं, रिकॉर्ड हो रही है ना बात, इस वजह से। तुम तो कह दो कि यार सर ने मुझे गाली दी, तू भी है रिकॉर्ड कर लिया। अभी लुइस एसिड नाम का ना कुछ सुना नहीं है? ये एसिडिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की थ्योरी होती है कोई? लुइस एसिड होता है, अरीनियस एसिड होता है, ये नहीं सुने कभी? इनसे तो हमारा दूर दूर से नाता नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, हैं? वही थ्योरी पूछ रहा हूँ। एक और है बाइनरी ऑक्सी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। वाह वाह बेटा। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक अलग से एसिड होगा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है, वो इन्हीं थ्योरी में से कोई एक आएगा, इन्हीं थ्योरी में से एक होएगा। मैं थ्योरी पूछ रहा हूँ यार, थ्योरी 3 टाइप की होती है एसिड की, 3 टाइप की थ्योरी एसिड की होती है। पहली होती है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, तुम लिख लो चुपचाप, क्या फायदा पिटपिटा जाओ। अब इतना तो बता सकते होगे कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड को क्या बोलते हैं? नहीं याद होगा ना? नहीं याद होगा? कैसे याद होगा सर, सुबह से नाश्ता नहीं किया है आप यार, सुबह ही सुबह खाली पेट ऐसे काम पूछ रहे हो तो कैसे याद करेंगे? हाँ बताओ, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? ए भगवान, तुम लोग तो मेरा टाइम वेस्टिंग मशीन हो यार। मतलब एसिड क्या होता है यार? ब्रॉन्स्टेड कहते हैं कि एसिड होता है जो H पॉजिटिव डोनर होता है, और बेस वो होता है जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। ब्रॉन्स्टेड काम करते हैं प्रोटॉन पर, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। सही है कि नहीं? ब्रॉन्स्टेड बोलते हैं कि भैया प्रोटॉन देगा तो भैया दे देगा तो ठीक है, तो भैया एसिड है, लेगा तो बेस है। तो इनके अकॉर्डिंग जैसे कि एक एग्जांपल टाप लेते हैं, जैसे कि HCl, पानी में नहीं डालना है अपने आप ही, ये H पॉजिटिव देगा, ये Cl माइनस बनेगा, तो ये क्या है? एसिड है। तो इसने एसिड ने क्या दिया? प्रोटॉन दिया। और बाकी का क्या दिया? बाकी का क्या दिया दुनिया, क्या दिया? ये एसिड से H पॉजिटिव हटाने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं? अबे ये तो सही है भाई, ये तो बता दे, कोई तो बता दो।
इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? कैसा होगा भाई? अच्छा, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। थ्योरी भैया बहुत ही अलग जा रही है तुम्हारी लोगों की। इलाज कराओ भाई, अब काम मेरे हाथ में नहीं है, अब तो इलाज ही होना है। आगरा में भैया है, मैं बता रहा हूँ, आगरा में हॉस्पिटल है तुम्हारे लिए भी, तुम्हें कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगरा में इलाज करा सकते हो, ठीक है नहीं? जब मैं तुम्हारी एज पे था तो मुझे भी यही राय मतलब रियायत दी गई थी, तो आप भी जा सकते हो। मैं आपको पता बता दूंगा, कहोगे तो साथ ले चलूंगा, साथ ले चलूंगा है मतलब समझ रहे हो, साथ ले चलूंगा, साथ में छोड़ूंगा वहां पे, आऊंगा नहीं मैं वहां पे तुम्हारे साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है। देखो ये एसिड है और ये बेस है, कंफर्म है ना? एक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट होगा वो बेस होगा, मतलब वो बेस है। कॉन्जुगेट तो गया तेल लेने, वो बेस है, मेरे मतलब में वो बेस है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस बना है वो वीक बेस होगा, काम खत्म। ये दिमाग में चिपका लेना होगा। हाँ भाई, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, जो H पॉजिटिव ले सकते हैं, तो ले तो भैया हम भी सकते हैं पर हमारे पास मिलेगा नहीं, तो वो कहते हैं ये प्रोटॉन और ये होगा बेस और ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना? अगर बेस है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट एसिड होगा वीक। बहुत ही क्लियर सी चीज है, बेस है तुम्हारा वीक तो कॉन्जुगेट एसिड होगा, जो एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है कि नहीं? अरे पहली थ्योरी समझ में आ गई? पहली थ्योरी समझ में आ गई लल्लू, कुछ किया नहीं है। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, NH3 बिहेव एज अ बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं इन तीनों थ्योरी में से कोई भी थ्योरी लगा सकता हूँ क्वेश्चन करते टाइम पे, बस ये पॉइंट है। क्वेश्चन करते टाइम पर क्या थ्योरी लगाएंगे वो अपन वहीं चेक करेंगे। चलो आगे देखते हैं। दूसरी है कौन सी थ्योरी? अरेनियस थ्योरी। सेकंड सुनी होगी यार, ये तो बहुत सुनी होगी, पानी में बहुत खेले हैं, पानी वाले तो थ्योरी तुम्हें पता ही है। मतलब किसी एसिड को पानी में मिलाओ तो घोटाला हो रहा है, इसका मतलब क्या करेगा वो H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव। और किसी बेस को पानी में मिलाओ तो क्या देगा? OH नेगेटिव। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, पॉइंट ये भी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो जाए, पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो भैया OH नहीं देते पर फिर भी बेस है कि नहीं? कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो OH नहीं देते लेकिन फिर भी बेस होते हैं, ये फर्क है पानी में। इसके लिए भी एग्जांपल चिपका सकते हैं, जैसे कि चलो ऊपर वाले देख लो, बात करो HCl की, तुमने पानी में डाला तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, हाइड्रोनियम है ना, वाटर के साथ बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा बहुत लल्लू, मतलब बचपन में पढ़ते थे NaOH का एग्जांपल, NaOH, और NaOH क्या करता है, वाटर में डिजोल्व कर दो तो ये आपका Na पॉजिटिव अलग और OH माइनस अलग हो जाता है कि नहीं? तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। और एक बात बताओ, ये क्या है इसका? ये इसका रेडिकल है, ये कॉन्जुगेट की तरह काम नहीं करेगा, ये इसका रेडिकल है, सिर्फ रेडिकल है। ये हो गया एसिड तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? अरे समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जो वाटर में H पॉजिटिव थे वो तुम्हारे क्या होंगे? एसिड होंगे। एग्जांपल एक नंबर थर्ड, ये बताना मुझे, H3BO3 ये क्या है? ये क्या है? ये हाथी है या घोड़ा या ऊंट?
H3BO3, व्हाट इज H3BO3? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि हमसे गलती हो रही है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं मुझे। एसिड है तो भैया ये ओ एक चीख चीख के OH माइनस नहीं दिख रहा है, तो मैं बेस नहीं बोल सकते उसको। अच्छा ये तो बोरिक एसिड है, वाह, पहले लिखा एसिड फिर कहता है ये तो बोरिक एसिड है। क्या कहूँ मैं, बोरिक एसिड है तो ये OH नहीं दिख रहा है तुम्हें, OH नहीं दिख रहा है। ये OH नहीं दिख रहा है किसी को, तो ये क्या हुआ? बताइए बताइए बताइए, क्या हुआ? ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, ये क्या है? देखो बेस बता दिया एक ने, यस बेटा ये एसिड ही है, पॉइंट इज ये एसिड ही। जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे, देखो एक मेरी बात समझो, बोरॉन कितने को, बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है। बने कितने हैं अभी इसके? 3 ही बने हैं, OH के साथ 3 ही बने, मतलब कि ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इस OH से, मतलब इस वाटर से OH ले लेगा और H पॉजिटिव दे देगा, लो तो एसिड है ही, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है? ये बोरिक एसिड है, ये वाटर से भी कम एसिडिक है, देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ वाटर से भी कम एसिडिक है, इसी वजह से वाटर का डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन हुआ है, पानी में वाटर का आयनाइजेशन हुआ है, बोरिक एसिड का आयनाइजेशन नहीं हुआ। वाटर में बोरिक एसिड का आयनाइजेशन नहीं हुआ, वाटर का आयनाइजेशन हुआ खुद का, क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एक तरीके से, ये वीक एसिड है। ये बात भी सही है, इसने OH एक्सेप्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, H पॉजिटिव तो दे रहा है ना वाटर में, सही है? ये आपको ध्यान रखने के लिए कि आपके लिए अब थोड़ा काम हो जाएगा। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? किसी एसिड की बेसिसिटी निकालते हैं, तो किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? वो कितने H या OH ले रहा है या दे रहा है, इस तरीके से किसी एसिड या बेस की निकालते हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। ये सिर्फ एक ही OH ले सकता है, या फिर कहो कि 1 मोल H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है, बस, और कुछ नहीं कर सकता। आप इसको स्ट्रक्चर से देख के मत बताओ कि ये H3BO3 है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, मैं बना रहा हूँ सब चीज इसलिए, ये बोरॉन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हम पढ़ते हुए आते हैं कि ये हाइड्रोजन जो काम करते हैं दैट इज कॉल्ड बिहेव एज अ एसिडिक हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस वो मैंने बोरॉन के केस के लिए बता रहा हूँ कि भैया इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला कोई भी हो सकता है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ये अरेनियस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरेनियस एसिड की तरह, क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है ये बात? बोरिक एसिड, ये अच्छा एग्जांपल करा दिया मैंने, और कुछ है नहीं इसमें यूज करने के लिए, सिर्फ एक एग्जांपल करा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ो जल्दी से, आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन थ्योरी है वो तीसरी है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। थर्ड है लुईस एसिड बेस थ्योरी। मैं अभी एसिड बेस दोनों की बात कर रहा हूँ अभी तो, लुईस एसिड बेस थ्योरी। हाँ, लुईस के हिसाब से भैया एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे दे आर कॉल्ड एसिड, और बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे दैट आर कॉल्ड बेस। ये सबसे बढ़िया थ्योरी है, बढ़िया थ्योरी है, पर ध्यान रखो जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेक करते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही लगोगे, कोई भी थ्योरी लगा सकते हो, तीनों में से कोई भी थ्योरी को यूज करते हुए काम कर सकते हो।
तीनों में से कोई भी थ्योरी को यूज करते हुए काम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे दिख रहा है क्वेश्चन वो एनालाइज करके, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं लुईस एसिड की, तो लुईस एसिड तुम्हें दिख जाएंगे BF3 लुईस एसिड है कि नहीं बताओ। BF3 लुईस एसिड है कि नहीं? क्या ये, अब खुद सोचो तुम, क्या ये H पॉजिटिव देगा? क्या ये वाटर में H पॉजिटिव देगा या प्रोटॉन दे सकता है? नहीं। क्या ये एनी वाटर, दोनों में से कोई नहीं है। अरीनियस एसिड भी नहीं है, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी नहीं है, ये लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो पहले से चीजें नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर इतनी चीजें हो रही है कि आप उसको ध्यान रख सकते हो ठीक से। बार बार पता चल गया कि बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अभी ध्यान रख सकते हो ना। वैकेंट ऑर्बिटल है तो जिससे कि क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर काम करेगा। और क्या हो सकता है? AlCl3 सुना है आपने? AlCl3 भी होता है, बोलिए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगी। वैकेंट ऑर्बिटल होगी तो दिस विल बिहेव एज अ लुईस एसिड। ये आपको आगे जरूरत पड़ते रहेंगे, ये सब लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए और देखते हैं लुईस एसिड। आप मुझे बताइए CO2 है कि नहीं? CO2 एसिड है कि नहीं? लुईस एसिड है कि नहीं, ये बताओ। बताओ CO2 लुईस एसिड है कि नहीं, आप ये बताओ। बताओ भाई, CO2 लुईस एसिड है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? हाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। गोविंद कह रहा है नहीं। अरे तू जल्दी से माइक ऑन कर गोविंद, माइक ऑन कर। जी ये बता ये नो किसका? एसिड के लिए कह रहा था। अच्छा लुईस एसिड नहीं है? अरे बोल बोल बोल, अभी भी बोलता चल। वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, इसे कैसे हो जाएगा? इसके पास वैकेंट, तू माइक ऑन करके रख, तू मेरे को बात करनी है तुझसे। आने दे, जो नॉइस आ रही है आने दे, तू भाड़ में जाने दे, मैं हॉर्न सुन लूंगा लेकिन तू बोलता रही हो। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, ये सुना ना? यस सर। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, ये बात बिल्कुल सही की तुमने। तो ये लुईस एसिड है कि नहीं? नहीं करना चाहिए बट उसको। ये लुईस एसिड नहीं होना चाहिए। CO2 एसिड होता है कि नहीं? यस सर। नहीं सर, बेस की तरह वर्क करता है वो तो। CO2 एसिड होता है, बेस की तरह वर्क करता है। बेस की तरह करता है। सोच ले, ड्राई आइस होती है CO2 एक तरीके से। यस सर। सॉलिड CO2 होती है, वो ड्राई आइस होती है। CO2 तो एसिड। अच्छा कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलता है तो उतर में एसिड की एसिडिक लगता है या फिर बेसिक लगती है पीता है तब? यस सर एसिडिक। हाँ एसिडिक। एसिडिक होती है। खट्टी खट्टी डकारे, खट्टी तो नहीं डकारे तो आती है ना। यस सर। तो ये CO2 है तो ये एसिडिक है, इसको प्रूव कर सकते हो। अरे भैया देखो बात सुनो, अब कॉन्सेप्ट भी समझो और रिएक्शन भी समझ लेना। ये एसिडिक ही है और ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब होता है कि भाई सेकंड ऑर्बिटल है तो ठीक है, नहीं है लेकिन अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने आऊं तो तुम वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर दो मेरे लिए। खाली जगह अभी नहीं है लेकिन कोई आएगा तो क्रिएट कर लेंगे, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? खाली जगह है नहीं लेकिन क्रिएट की जा सकती है। कैसे? तुम पानी लाओ इसके पास, पानी लेके आओगे तो वाटर पे क्या है, लोन पेयर है, दिख रहे हैं कि नहीं? लोन पेयर है ये ऑक्सीजन के पास। यार यही तो देगा, रेजोनेंस की वजह से भी कुछ नहीं है, चुपचाप सुनता चल। ये लोन पेयर देखा ना, इसका H और OH का बिहेवियर देख लो। OH तो ये OH का लोन पेयर, तो ये जाएगा अटैक करने के लिए धड़ाम, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अरे ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, तो सोचो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड दिस बिहेव एज अ लुईस एसिड। ये शिफ्टिंग हुई पाई बॉन्ड की, ये कार्बन पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना इधर वाला, इसको इधर बना दो साइड में, डबल बॉन्ड O, और एक तरफ हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वाटर ऐड हो गया। बोलो वाटर ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया। देख लो भैया आंखों से, अपनी आंखें बड़ी बड़ी फाड़ के एकदम देख लो, वाटर ऐड हो गया। दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक
कौन सा होता है ये? कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये कार्बोनिक एसिड है। अरे याद होता है भैया, मैं H2CO3 है, सुना है हमने ये। इसी से अगर वाटर निकाल देते हैं ना तब CO2 बनती है, इसी से वाटर निकाल देते हैं ना तब CO2 बनती है। वाटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? यहाँ से हाइड्रोजन ले जाओ और यहाँ से दूसरा वाला OH ले जाओ, खत्म। इस कार्बन पे एक बॉन्ड फ्री कर दो, एक ऑक्सीजन पे बॉन्ड फ्री कर दो, इन दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना दो, यही बनेगा कि नहीं? सोच लो अब। तो ये देखो पॉइंट ये है यहाँ पर कि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये नहीं कह सकते कि आप लुईस एसिड है कि नहीं। अगर उसको अटैक कराते समय वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाती है तो फायदा है। अटैक कराया, देखो मैं बता रहा हूँ, ये अटैक कराया, ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे आएगा, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट की गई है। वैकेंट ऑर्बिटल इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ अटैक। समझ में आया कि नहीं? अबे समझ में आया कि नहीं? गोविंद समझ में आया? वेरी गुड, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है। देखो SO3 है, SO3 की ऑक्साइड है, अब बताओ क्या ये लुईस एसिड है कि नहीं? आप कहोगे सर लुईस एसिड की बात कर रहे हो और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अरे ऑक्टेट से मतलब ही नहीं है लुईस को, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को ऑक्टेट से मतलब नहीं होता। लुईस एसिड का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, बस इतना सोच के बता दो। क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। अब कहो तुम 12 इलेक्ट्रॉन है और कितने चाहिए, अबे तो क्या हुआ, तुम लेके तो आओ, जगह तो हम खाली करा देंगे। लो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कराओ, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक OH और एक और OH, H2SO4 है ये। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। यानी कि तुम्हारी कौन से स्पीसीज, सारे स्पीसीज, देखो मैं याद दिलाता हूं तुम्हें, ऑल, ऑल तो नहीं, ऑल हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट एंड कंप्लीट ऑक्टेट, complete octet species can act as Lewis acid। अब बताइए क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकती हैं, इनको कोई इशू नहीं है। सही है, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि एट द टाइम ऑफ अटैक अगर वैकेंट ऑर्बिटल इज क्रिएटेड तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकती है। किसी को इस पॉइंट में दिक्कत है या फिर ऐसा है कि हमें हाजमे की गोली चाहिए, ये हाजमे नहीं हो पाएगा, तो भाई कुछ बताइए। गोली चाहिए, चला दो, अबे तो एग्जांपल कराऊंगा ये भी। समझ में आ गया ना? पॉइंट ये है कि तुम्हें ये ध्यान ना हो, हाइपोवेलेंट, तो हाइपोवेलेंट वो स्पीसीज होती हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, हाइपरवेलेंट वो स्पीसीज होती है जिनमें ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, और कंप्लीट ऑक्टेट वो होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी लिख दिया हमने, और क्या चाहिए भाई? समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया है सब लोगों को? अरे हाँ या ना यार, सही है ना? आगे बढ़ो, चलो। अब देखो ये मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है, अब सिर्फ सीधा देखो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कराने का सबसे ज्यादा मोटिव है इसमें, सबसे ज्यादा बेस्ट है क्वेश्चन, उससे सीखना। आगे बता रहा हूँ, रूल्स फॉर कंपेयरिंग एसिडिक सिस्टम, रूल्स निकालते हैं हम सीधा, रूल्स पे आ जाएंगे। चलो यहीं पे रूल्स लिख लो फटाफट से। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए क्या क्या रूल सबको लगाने चाहिए? कोई रूल नहीं है ऐसा खास, सब पढ़ चुके हैं। कैसे? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा हो सकती है? रिमूव H पॉजिटिव, पहला पॉइंट लिखते चलो जल्दी से, रिमूव द H पॉजिटिव एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
H पॉजिटिव को हटा दो, देखो खुद सोचना, समझना मेरी बात को। अगर मैंने H पॉजिटिव हटा दिया, H पॉजिटिव हटा दिया तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव हटा दिया तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड्स बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? नॉर्मल एसिड्स के टाइप दिखेंगे। H हटा दोगे तो नेगेटिव बनेगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लूं, अब मुझे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना तो आती है यार, ऊपर ही सीखा है मैंने। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, बेस पे कैसा चार्ज होगा भाई? नेगेटिव का चार्ज होगा, देख लो। बेस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव का चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीखो, मान के चलो दो एसिड है, एक ए है एक बी है। अगर ए वाले से जो कॉन्जुगेट बेस बना, बी वाले से कॉन्जुगेट बेस बना, जिसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सोच लो आप, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझ लो आप, सोच लो आप थोड़ा सा, फिर और आगे बढ़ते हैं वरना पॉइंट पे, तब और क्लियर हो जाएगा। बताओ जल्दी से, लिख रहा हूं मैं तो पहले। सेकेंड पॉइंट यही है काम का, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to stability of conjugate base. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव का। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम प्लस एच पर। क्या मुझे ये बताएंगे ये पॉइंट सही है बेटा? पहले इतना बता दो जल्दी से, सही है ना? कंपेयर आगे हो जाएंगे सब, टेंशन ना लो, बस इतना तो देख सकते हो कि ये सही है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है माइनस आई माइनस एम से। और भी चीजें पूछ सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी के वैल्यू से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पी के ए वैल्यू से। वो आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ के वैल्यू लगाइए, ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यू लगाइए, तो कर सकते हैं आप। सही है? अरे ठीक है कि नहीं? अरे सही है, बोलो यार हाँ या ना, तो बोलो कुछ भी, कोई नहीं बोल रहा अभी तो। सही है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखा हूं, इन अ पीरियड में, इन अ पीरियड, ये भी याद रहना चाहिए, इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग ओवर साइज, और इन अ ग्रुप साइज इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग ओवर साइज, साइज इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप। ग्रुप मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर और मार देता हूं तुम्हारे लिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है कार्बन की, और फिर होती है नाइट्रोजन की। जो कि कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये और दिमाग में चिपका लीजिए अपनी जिंदगी में, इसकी जरूरत पड़ेगी। सही है, इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये पॉइंट समझ में आ गए? इनको खर्रा बना के हाथ पे लिख लो फटाफट से, क्योंकि अभी मैं हटा दूंगा तो क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, और फिर ये पॉइंट कंपेयर करने पड़ेंगे। हटा दो, आगे बढ़ू, बताओ जल्दी। देखो, मैं आपसे सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर लगवाऊंगा, ये के का और पीके का ऑर्डर नहीं लगवाऊंगा। कुछ नहीं होता है, के का ऑर्डर लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही के का ऑर्डर होगा। पीके के लिए पीके ए होता है माइनस का लॉग के ए, तो ये माइनस में साइन आ जाता है, तो ये नेगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लगा दिया है, और कुछ नहीं है। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें कि नहीं करें? नहीं करें? है नहीं करें? क्वेश्चन करें ही नहीं? अबे तुम लोग ना पागल खाने जाके भर्ती हो जाओ, तुम लोगों का कुछ हो नहीं सकता अभी। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे क्या हो रहा है पेंसिल को? हाँ गायब हो रही है बार बार।
अरे देखो भाई, अब देखते हैं कितने लोग कर देंगे, और क्या है भाई। चलो लिखना चालू करो, बन जाओ रेल। क्या हो रहा है ये, मार्कर खराब हो गया, क्या हो गया इसको बेचारे को। हाँ भाई, कंपेयर द एसिडिक, ये ए बी सी आप लिख लीजिएगा अपने आप ही, और बगल में लगाते चलिएगा ए बी सी को, ए बी और ए सी। कंपेयर करिए तुरंत, जल्दी से जल्दी, एकदम रफ्तार में पकड़ के, रफ्तार पकड़ के कैलकुलेट करनी है। कॉपी के पीछे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कौन सा नहीं देखोगे तुम मैं बोलूंगा तो सुनोगे। पहले दो क्वेश्चन मतलब ऐसे है ना, मतलब पूछो नहीं यार, इतने इजी है ना, इतने ज्यादा इजी है ना, क्या नहीं सकते उसमें। बता नहीं सकता मैं तुमको कितना इजी है। एक के तो दोनों आंसर आ गए भाई, बाकी लग तो मतलब एकदम नशे में घूम रहे हैं। हाँ हाँ मैंने देख लिया बेटा अर्षित, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या मौसम है, मौसम देख रहे हो तो बस क्या मौसम आया है, बढ़िया मौसम है। उनको समझ में आ रहा है कि बस चाय हो जाए, पकौड़े हो जाए, मजा आ जाए। अच्छा एबीसी हाँ, पहले वाले का आंसर देखिए, पहले वाले का आंसर में भैया ये टी है, ये डी है और ये एच है, इनमें डिफरेंस ये होगा। पॉइंट समझना मेरा, इस एच को निकालने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डायरेक्टली इफेक्ट भी ढूंढ सकता हूँ, डायरेक्टली इफेक्ट ढूंढ सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये टी लगाता है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, ये डी लगाता है प्लस आई इफेक्ट उससे थोड़ा कम, और एच का प्लस आई इफेक्ट लगता नहीं है उतना, तो ऑर्डर आ जाएगा एबीसी। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो तुरंत पूछ देखिए, आप मुझसे पूछते चलिएगा साथ के साथ, तभी फायदा है। मैं इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम बर्बाद ना हो जाए मेरा और तुम्हारा दोनों का, इसलिए बोल रहा हूँ पूछते चलो साथ के साथ। सही है, अरे सही है ना, समझ में आ गया होगा यार। सेकंड वाले का बात करें, हाँ नहीं इससे नहीं यार, पीले वाले से लिखेंगे, पीले वाले से ही बढ़िया लगता है, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन, आंसर पीले वाले से लिखा जाएगा। अब सीएल कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई, तो यहाँ दो लगा रहे हैं माइनस आई, यहाँ तीन लगा रहे हैं माइनस आई, तो ऑब्वियस ही बात है तीन माइनस आई ज्यादा हो गए। खींचेंगे, खींचेंगे कब खींचेंगे, जब एच निकाल के नेगेटिव बना दोगे तो खींचेंगे, तो फायदा देंगे। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सोचो, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज से, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी दूसरे वाले की, कॉन्जुगेट की। समझ लो इसका, बेस की देखो मैं एक और बोल रहा हूँ, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी का ज्यादा है मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा है। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा है तो इसका मतलब बेसिसिटी कम है इसकी, खुद सोच लो। अबे ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे स्टेबल है तो ये देगा क्यों किसी को, क्यों, है कि नहीं, बोलो 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 भाई बोलो, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो वो देगा ही क्यों किसी को, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो उसकी कॉन्जुगेट की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो आंसर हो जाएगा C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। अगर कोई डाउट है किसी भी, मतलब एक लग रहा है कि कोई पॉइंट में डाउट है तो पूछो, यही मौसम है पूछने का भैया। अगर ये मौसम में नहीं निकल गया ना तो फिर नहीं पानी पड़ पाएगा।
समझ लो। तो मौसम के सर, चक्कर में बोलो 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 बोलो। सर जो फर्स्ट वाला है उसमें जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। हाँ बेटा देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप नेगेटिव चार्ज के हिसाब से सोच सकते थे, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी। तो कॉन्जुगेट की देखो मैं हम कैसे बना रहे हैं, हम एसिड बनाते हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं और इससे हम बोल रहे हैं कि एसिडिक है कि नहीं, ऐसे चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ऐसे सोचिए आप। ठीक है, यस। समझ में आ गया ना ये? और ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, देखो ये ऑर्गेनिक, मैं अभी डोंट वरी, मैं अभी 2 क्वेश्चन ऐसे और कराऊंगा जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट ये है कि अभी तुमने सिर्फ एक इफेक्ट देखा है, अभी इंडक्टिव लग रहा है और भी इफेक्ट लगेंगे। समझ नहीं, समझ में आया? मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगी कि क्या चीजें हैं हमारे पास। इजी है, मैं तीसरा क्वेश्चन बाद में ही कराता हूँ खुद से भी, जो इजी बना है। देखो CH4 दे रखा है, NH3 दे रखा है और वाटर दे रखा है और HF दे रखा है। आप देखिए क्या आपको मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्राइड दे रखे कि नहीं? कोई बात नहीं है, सेकंड वाला समझ में नहीं आया तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक तो जाओ। सेकंड वाले में समझना क्या है ये तो बताओ मुझे, क्या नहीं समझ में आया? माइनस आई बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाइए सबसे पहले, अगर आपने ये चारों में लगा दिए तो फिर आपका काम और अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ने से ऐसा क्या हो रहा है कि वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आप पहले बताओ इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है यार, एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगा रहे तुम, 15-20 सेकंड लगा यार। बताओ भाई बताओ। इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? देखना फैजान, तुम्हें लगा तो दिया 4 3 2 1, और क्या आंसर चाहिए तुम्हें? बेटा वो sp हाइब्रिडाइज लिखा है कार्बन, मैंने यहाँ पे दिमाग मत लगा अपना, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिखा है, DCAB लगा दिया, तुम लोग गधे के गधे ही रहोगे यार, मतलब हद है। ऑर्डर आ रहा है D सबसे पहले, फिर आएगा सब C, फिर आएगा, अरे क्या हो गया इसको, पहले आएगा D, फिर आएगा C, फिर आएगा B और फिर आएगा आपका A। ये ऑर्डर है इसमें, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ रहा है। हाँ देखो, तुम्हें पता है, अब तुम्हें जो चीजें पता है उनसे खेल लो। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है हाइड्राइड के लिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है हाइड्राइड के लिए, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पार्ट है, कोई बात नहीं है, याद है नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये भी याद होगा हाइड्राइड्स के लिए। इसका रीजन देते हैं, चलो और आगे चेक करते हैं कैसे। मान के चलिए आपने क्या बनाया, इसका यानी नेगेटिव क्या बनेगा, HF नेगेटिव बनेगा, कॉन्जुगेट बनाइए पहले इनके, OH नेगेटिव बनेगा इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बनेगा दैट इज NH2 नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट बनेगा दैट इज CH3 नेगेटिव। देख लीजिए सब में से आपने H पॉजिटिव हटा के कॉन्जुगेट बेस बना दी, ये कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं? दीज आर द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स, ये है इनके कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, देखिए किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी होती है कितनी नहीं होती है वो हम के इक्विलिब्रियम से डिसाइड करते हैं। ठीक है, याद है ना, के क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस डिवाइड F माइनस डिवाइड बाय HF, यही होगा कि नहीं? एक तरीके से तो यही होगा, अरे यही होता है यार, सही है ना? अरे यही होता है, अगर सॉलिड है तो नहीं है, अगर गैसेस वगैरह में लिख रहे हो तो ये होता है। डिनोमिनेटर में HF लिखा है, पता है यार, ये इसको भी, ये भी एक अलग नशे में, इसको ये नहीं पता चल रहा है डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा अपने पास से, डिनोमिनेटर में HF लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई F नेगेटिव की, सोचो एक बात समझना, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी तभी तो आपको H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल पाएगी,
मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, तो F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा, तो HF की कॉन्सेंट्रेशन कम क्या होगी, कम, तभी तो Ka की वैल्यू बढ़ सकती है। ये बात सही है, ठीक है। अब एक और चीज सोच सकते हो भैया, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जाती है रिएक्शन, मतलब स्टेबिलिटी, F नेगेटिव की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रिएक्शन उतनी ही आगे की तरफ, सोच लो, रिएक्शन उतनी ही आगे की तरफ, रिएक्शन उतनी ही आगे की तरफ। पहले तो ये समझ में आया कि नहीं, पहले इतना बताओ, के की तरफ से समझ में आया कि नहीं, के तरफ से समझ में आया कि नहीं, ये ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी तरफ से भी बता रहा हूँ। अब मैं के वाला पॉइंट हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, पॉइंट दूसरा देखते हैं। आपने इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर किया है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर किया है, ऑब्वियस सी बात। देखो ये चीज क्या बनाई है आपने, ये बेस बनाया है, ये बेस बनाया है। आप मुझे इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक का मतलब है कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, अब बताओ। मैंने बताया था कि हाँ, सोचना, ये कौन से हैं, ये सेम ही पीरियड के एलिमेंट है, सेम पीरियड के एलिमेंट है ये, तो इनका साइज जो होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगी। तो F पर नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नाइट्रोजन जल्दी देगा उसके रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर बोलूं तो ये होगा, बोलो, सोच लो, ये जल्दी सोचो फटाफट से, ये होगा कि नहीं। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, ये एक वीक बेस है। आप मुझे बताइए वीक बेस का कॉन्जुगेट कैसा होता है, वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक एसिड। हो गया कंपेयर अपना। अबे हे भगवान, अबे कार्बन उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड है यार, अबे तुम लोग ना, मतलब तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा मैं आज पीडीएफ के साथ ना, एड्रेस मिल जाएगा तुझे। कार्बन उसमें sp हाइब्रिडाइज था, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1, नाइट्रोजन की होती है 3, और सिंपल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 के करीब। भगवान पता नहीं यार, भगवान क्या चाहता है, क्या चाहता है मुझसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले ये बताओ, ये चीजें समझ में आ गई कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका वीक बेस देखना है, और वीक बेस तभी होगा जब वो स्टेबल ज्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, अब ऐसे ही मैंने ऊपर चेक किया है, ऐसे ही मैंने इन दोनों में चेक किया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया हुआ, नेगेटिव चार्ज, तो लेकिन किसकी वजह से होगा, इन ग्रुप की वजह से ना, तो मैं तो पहले से ग्रुप देख के चेक कर रहा हूँ, माइनस आई की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्लस आई की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। समझ में आ गया, जितना वीक कॉन्जुगेट बेस उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को आप किसी भी तरीके से घोल के पी लीजिए, या चाय में मिलाइए, चाहे ग्रीन टी में मिलाइए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के बार बार यूज करूंगा और कुछ नहीं यूज करूंगा, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस घुमा फिरा के घूमता फिरता हुआ यूज होगा, और कुछ नहीं है जीवन में इसके। ठीक है, आगे बढ़े, जो भी पॉइंट ऊपर के पढ़े हैं उनको हम यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज करते चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते चलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। HF है, HCl है, HBr है और HI है। बेटा रिलेट करना आना चाहिए। एग्जांपल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट हुई है साइज से। अब आप बताइए फोर्थ वाले में ऑर्डर क्या आएगा,
फोर्थ वाले में ऑर्डर क्या आएगा? हे भगवान, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, मैंने कितनी बार बताया, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। देखो अब मैं फिर यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ये दोनों पॉइंट समझने के क्यों है। इससे बनेगा F नेगेटिव, इससे बनेगा Cl नेगेटिव, इससे बनेगा Br नेगेटिव और इससे बनेगा बेटा I नेगेटिव। एक बात और समझ लीजिए, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये आप इसमें आप में गलती होती है। कैसे? I नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ये इन ग्रुप सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो यहाँ पर साइज डोमिनेट करेगा, साइज डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। मैं आपको बता दूं, साइज का एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डोमिनेट करने पर। कैसे? अगर देखो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? नेगेटिव चार्ज कम से कम, याद करो मैंने क्या बताया था, किसी भी कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? वो डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा उसी से चेक करते हैं। सोचो आप, डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा उसी से चेक करते हैं। ऊपर वाले में इसमें डिस्पर्जन का काम क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कर रही थी, मतलब वो पकड़े हुए थे, नेगेटिव चार्ज को खींच के पकड़े हुए थे, कम कर रहे थे, कहीं ना कहीं खींच रहे थे। अब इनमें देखो, ये तो खींचेगा, लेकिन इसका क्या है, आई का साइज बहुत बड़ा है, वो कहेगा मैं इतने बड़े साइज में घेर लूंगा, ले नेगेटिव यहाँ रह ले, थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ। तो बताओ डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज्यादा हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे इस केस में डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज्यादा हो रहा है कि नहीं? आई नेगेटिव पे चार्ज डिस्पर्स हो गया है एज कम्पेयर टू Br। Br कहेगा थोड़ा छोटा हूं मैं, क्लोरीन कहेगा मैं और थोड़ा छोटा हूँ, क्लोरीन कहेगा मैं तो बिल्कुल छोटा सा हूँ। तुम्हारी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों? तुम तो ज्यादा डिस्पर्जन करा ले जा रहे हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने सब में एक ही थ्योरी चल रही है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। इसमें तुम ये कहो कि सर इफेक्ट क्यों नहीं देख रहे? अरे भैया कोई और दूसरा आइटम लगा ही नहीं है इससे। अब I माइनस खुद पे थोड़ी ना इफेक्ट लगाता है, इसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं है। अगर किसी एटम पर चार्ज है तो एटम पर चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज का फैक्टर, साइज का फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, किस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। साइज इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 2 पॉइंट और याद रखिएगा बेटा, ये बहुत काम के हैं। साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ज्यादा हो जाता है, साइज रेजोनेंस से भी ज्यादा हो जाता है। सर मतलब आई इफेक्ट सबसे, क्या कह रही हो बेटा? समझ में नहीं आया मुझे। हाँ आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये बात सही है, आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, आई माइनस इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सही है, सही है। क्लियर हो गए पॉइंट कि नहीं? समझ नहीं? तुम बोल दोगे यार, इतना टाइम नहीं लिखने में लगा रही हो, इतना टाइम में बोल दो। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आई नेगेटिव मतलब स्टेबल है तो फिर सर HI की एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होगी। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी बेसिसिटी कम है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होती है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होती है, उसका कॉन्जुगेट उतना ही स्ट्रांग होता है। यही लिखा है ऊपर पॉइंट, ऊपर ये वाला भी पॉइंट देख लो, ये जितना ज्यादा वीक था उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, ये वीक था और इसके स्ट्रांग हुआ। जितना ज्यादा स्टेबल ज्यादा है उसकी बेसिसिटी वीक है, ये स्ट्रांग हुआ। क्लियर हुआ? यस सर। इसी तरीके से पॉइंट लगाना है। अब देखो, अब आगे आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चंस नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जांपल नंबर 4 हो गया खत्म, अब आगे आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, पहले डिस्कशन बाद में करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 हो गया, समझा दिया हूँ सारे पॉइंट्स। एग्जांपल नंबर 5 नोट करना स्टार्ट करिए। अपने हिसाब से क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, जो भी एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो मैं अपने यहाँ ही लिख के दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप लिख लो। होमवर्क है ये, होमवर्क है ये सारे, करते चलो। 5th वाला ये हो गया, आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी मैं यहीं पे कहीं कर लूंगा, ठीक है? तो मैं सारे होमवर्क नीचे उतार रहा हूँ।
जल्दी जल्दी नोट कर लो, ये भी होमवर्क ही है, सब इजी इजी क्वेश्चन है। सब होमवर्क में ही है, याद करते चलो, ध्यान रखो। एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ भाई कहाँ तक नोट कर लिए? 10 तक नोट कर लिए हैं? जल्दी बताओ। 7 8 9 10 9 तक नोट कर लिए कि नहीं? सारे एग्जांपल अच्छे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। देख लीजिए, OH की एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब H की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इस CH3 की वजह से। आपको पता है कि कौन से इफेक्ट लग सकते हैं, जो भी लगे, M लगाइए, I लगाइए, H लगाइए, जो लगे आपसे वो लगाइए आप, सब आपके हाथ में हवाले, सब आपके हवाले वतन साथियों। भाई 11 वाला ये हो गया, आगे बढ़ो। बहुत ही आराम आराम से नोट कर रहा हूँ यार, देखो, जबकि मैं तो स्पेस दे रहा हूँ, काफी अच्छे से स्पेस दे रहा हूँ। कहाँ तक नोट कर लिए भाई? 11 तक नोट है और रह गए हैं? बताओ जल्दी जल्दी। 11 तक नोट हो गए? मैं 11 के नीचे पूरी जगह छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, खाली। चलो 11 तक नोट हो गए फैजान के, तो उसका मतलब सबने कर दिए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, एक और, ठीक है।
ये हो गया एक और 13। नोट हो गया 12, 13, उसके बाद 14, 13, 14 सेम ही है। वहाँ NO2 लगाया है तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो H लगा दीजिएगा। ये ऑर्थो पर है, मेटा पर ले लीजिएगा, पैरा पे ले लीजिएगा और एक सिंपल फिनॉल। एक्चुअली सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, सच कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिंपल 14 हो गया। आगे बढ़े, नोट करते चलिए भाई, ये लिए बहुत सही रहेंगे। ठीक है, आपको HA और HB दे रखा है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इन दोनों में कंपेयर करके, HA में और HB में, विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 16 हो गए, नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? नोट कर लिया है तो आगे चले। और अब ये 17 हो गए, बस 2 मिनट और, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। देखो ये 17 तक क्वेश्चन हो गए हैं आपके होमवर्क में। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ क्योंकि 18 है, एग्जाम्पल नंबर 18। ये वो एग्जाम्पल्स है जो टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड है भाई, टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड है। ये और बता दो, टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहां पर लगाया हुआ है HA, HC डबल बॉन्ड O CH, यहां पे लगाया है HB, C डबल बॉन्ड OH। ये रिलेटेड विद टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं ये। 18 वाला हुआ, भी लिख रहा हूँ, 19 भी लिख दे रहा हूँ। इनको कल डिस्कस करूंगा मैं। ये आपको अच्छे से रिलेट करके आ जाएंगे अगर आप ढंग से क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे तो। ठीक है, बहुत अच्छे से रिलेट करके आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 20, इतना काफी है? हाँ भाई, इतना काफी है।
20 क्वेश्चंस काफी हैं, इतना आप ट्राई करिएगा भाई। तो आज की क्लास ओवर। आज की क्लास इतने बजे तक ही है ना यार, 11:15 तक ही ट्यूशन में रखता है। ठीक है भाई, ये आज की क्लास ओवर हो गई है। आपको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। फ्राइडे, अच्छा आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती तो और भी ले दूंगा। हाँ ठीक है, जब तक ये पहुंचेंगे ना, मुझे लगता है ये चीज जब तक मैं पोस्ट करूंगा इसमें 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, तो वो भी लिख लेना। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक लिख दूंगा, वो क्लास के बाद। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो वो बताओ, जा सकते हो। बाय बाय। काम करके रखिएगा बेटा, ढंग से पढ़ लीजिएगा उसको।